वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग बीपीएससी 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन जो है माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी का ये आज लास्ट डे है। जो भी बचा हुआ लेक्चर है आज आ जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे एंसेंट इंडिया से। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया तक जाएंगे। आज लेक्चर नंबर हम लोग 15 पढ़ते हैं। 15 नंबर लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर बीसी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कैग देखेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल। इस तरीके से 11 जो है टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके सारा बॉडी को जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल नंबर 324 जैसा आपको पता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324। फंक्शन क्या है? इलेक्शन ऑफ एमपीज़। ठीक है, सारे एमपीज़ का इलेक्शन करवाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमएलएज। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद ये सारा जो काम है किनका भैया? इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल नंबर 324 में दिया हुआ। एक सवाल आर्टिकल से बन गया। दूसरा सवाल इनका काम क्या है? एमपीज़ का इलेक्शन करवाना, एमएलए का, वीपी का, इनके वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमीशन। इससे पहले एक पॉइंट और है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, इस सब का अपॉइंटमेंट कौन किनके द्वारा किया जाता है? तो बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, सेंटर में जितना भी अपॉइंटमेंट होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबका कौन है भैया? एक लाइन में ख़त्म, प्रेसिडेंट। स्टेट में गवर्नर। आगे चलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में क्यों पढ़ रहे? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्सर टाइम ये कन्फ्यूज़न होता है कि भैया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबऑर्डिनेट है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई किसी के यहाँ पे सबऑर्डिनेट ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? सैलरी सबका सेम होता है भैया, अलाउंसेस सबका सेम होता है। ठीक है, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट नहीं है। यही वजह से जब कभी भी टाई हो जाता है डिसीजन में, ठीक है, ओपिनियन डिफरेंस हुआ, तो डिसीजन बाय मेजोरिटी, फिर मेजोरिटी तय करेगी कि भैया डिसीजन किसके फेवर में आता है। टर्म के बारे में बात करते हैं तो 6 साल 65 साल। ठीक है, 6 years and 65 years ऑफ द एज। एक केस दिया हुआ है न्यू, वो जो 7th एडिशन है, ठीक है, लक्ष्मीकांत का। ठीक है, उसमें ये केस दिया हुआ 2023 का कि अनूप बर्नवाल केस 2023। इसमें ये कहा गया है भैया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस इलेक्शन कमिश्नर, सो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर इसी हटाओ, ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेंबर कमेटी। जो भैया इनका अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन कमिश्नर का प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो किनके द्वारा किया जाएगा? एक 3 मेंबर की बॉडी होगी। ठीक है, जिसमें कौन होंगे भैया? पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, उसके बाद सीजेआई। ठीक है, पीएम, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लोकसभा का, प्लस सीजेआई, ये तीनों मिलकर एक बॉडी का जो है बनाएंगे, जिनका काम क्या होगा भैया? इलेक्शन कमिश्नर को प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनना। आगे चलते हैं कहानी। ये कौन सा केस में आया था? अनूप बर्नवाल केस 2023 में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर रिमूवल सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि इनको अगर रिमूव करना हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस किसी एक को बना दिया गया भैया कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
लेकिन कोई किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है। किन्हीं को भी या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, किसी को भी अपॉइंट करना हो, रिमूव करना हो तो ग्राउंड क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का ग्राउंड था। ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जब जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उसमें देख लिया हम लोग इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, उसी प्रोसेस से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा। काम क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन ये भैया कि फिक्स टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पे, ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स करना किनका काम है, इलेक्शन कमिश्नर का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो आजकल चल रहा भैया बिहार में कहानी सारा इलेक्टोरल रोल का। नोटिफाई द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, इलेक्शन का डेट नोटिफाई करना, शेड्यूल नोटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, फिक्स्ड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सब किनका फंक्शन है भैया, इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। इतना तक वो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। अनूप बर्नवाल केस हम लोगों ने देख लिया जिसमें कहा गया भैया कि 3 मेंबर की एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा, ठीक है, उसके बाद सीजीआई होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है जो बॉडी बनेगी वो किनका चुनाव करेगी, इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया ये एमपीज़ का, एमएलए का, एमपीज़ का, एमएलए का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, ये सब का इलेक्शन करवाने का काम होता है। ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबऑर्डिनेट नहीं है। यही कहानी है जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और फैक्ट ये आपको याद रखना है कि 6 साल एज, ठीक है, या 65 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, इतना इनका क्या होता है, टर्म होता है। दोनों में से पहले कोई भी आ जाए, चाहे तो 65 साल अचीव कर ले, चाहे तो 6 साल हो जाए ऑफिस का। आगे चलते हैं, यूपीएससी पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहानी यूपीएससी का। यूपीएससी में सबसे पहली बात तो आर्टिकल याद रखना भैया 315 से लेकर 325 तक। ठीक है, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर को अपॉइंट कौन किनके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कोई भी हो प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, सिर्फ स्टेट नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, रिमूवल का क्या बैकग्राउंड होगा, बैंकक्रप्ट हो जाए तो रिमूव करना पड़ेगा किनको, चेयरमैन को या अदर मेंबर को। ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ड्यूटीज़। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ड्यूटीज़, अगर ड्यूटीज से हट के अगर पेड एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं तो आपको हटा दिया जा सकता है सर। अनफिट टू परफॉर्म ड्यूटीज़, ठीक है, अगर आप अनफिट हैं ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 से 325 ये याद रखना है आपको। ठीक है, रिमूवल का बैकग्राउंड क्या है, बैंकक्रप्ट हो गया, पेड एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटीज़, अनफिट टू परफॉर्म ड्यूटीज़। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 325 यूपीएससी के लिए चेयरमैन या अदर मेंबर को अपॉइंट कौन करता है भैया, तो प्रेसिडेंट करता है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इनके ऑफिस को सीज कर लिया गया हो, ठीक है, चेयरमैन के ऑफिस को, ठीक है, सीज कर लिया गया हो तो कोई भी फर्दर जो है एलिजिबल वो नहीं होंगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, करप्शन को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल नंबर 312 से लेकर 325 तक। ठीक है, ये क्या कहानी है, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर गवर्नर, ठीक है, चेयरमैन हो या अदर मेंबर हो, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है भैया, गवर्नर, बट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इनका अपॉइंटमेंट का काम कितना है, किनका भैया, गवर्नर का है, लेकिन जब रिमूव करने की बारी आएगी तो रिमूव किनके द्वारा किया जाएगा भैया, प्रेसिडेंट के द्वारा। जहाँ पे ऐसे कन्फ्लिक्ट चीज़ें आए तुरंत दिमाग में दौड़ना चाहिए कि इनको याद रखना है। ठीक है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, चेयरमैन को प्लस अदर मेंबर को, लेकिन जब रिमूव करने की बारी आएगी तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इफ़ ऑफिस सेम सिचुएशन है, नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट, आप फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके ऑफिस को सीज्ड कर लिया गया है तो। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280, कितना बार सवाल आ चुका है आर्टिकल से। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है, क्या आर्टिकल नंबर 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जब फाइनेंशियल पावर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हर एक 5 साल में जो है वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या,
फाइनेंस कमीशन को। टोटल जो है अभी तक 16 जो है वो फाइनेंस कमीशन हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कहानी है। 16 फाइनेंस कमीशन एकदम लेटेस्ट है ये, ठीक है। जिनके चेयरमैन कौन है भैया? अरविंद पनगड़िया। एक सवाल तो यहीं से बन जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन जो था इससे पहले, 16 फाइनेंस कमीशन से पहले उनके चेयरमैन का नाम था एन.के. सिंह। यहाँ से सवाल आ भी चुका है बीपीएससी में, एन.के. सिंह वाला। 14th फाइनेंस कमीशन वाई.बी. रेड्डी। 13th फाइनेंस कमीशन विजय केलकर। ये आपको याद रखना है। अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है सवाल। फंक्शन क्या है? ओनली एडवाइजरी रोल। ये याद रखना चाहिए, ये सब एडवाइजरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में, ये सब फील्ड जो है यूपीएससी ने ले लिया अपना। लेकिन अब स्टेट वाले भी अपना रहे हैं कि भैया इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कि एडवाइजरी रोल है किनका? फाइनेंस कमीशन का। लेकिन फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। यहीं से कितना बार सवाल आ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन में ये रहता है लिखा हुआ कि डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, तो यस आंसर तुरंत कटाक्ष सही हो जाएगा। फिर ग्रांट इन एड टू द स्टेट, ठीक है। किनको देना है किनको नहीं देना है, कौन सलाह मशवरा देगा भैया? फाइनेंस कमीशन देगा। पंचायत प्लस म्यूनसिपैलिटीज़ का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनको इम्प्रूव करने का जो भैया सलाह दिया जाएगा, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू दी फाइनेंस, और कोई भी मैटर हो जो रिलेटेड हो फाइनेंस से, वो सारा काम किनका है? फाइनेंस कमीशन का है। लेकिन ये सारा तो बात एडवाइस दे दिया जाएगा, लेकिन सारा एडवाइस क्या है? एडवाइजरी है। एडवाइस जो है एडवाइजरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि एडवाइस को ना माना जाए, ठीक है। मैक्सिमम एडवाइस को तो मान ही लिया जाता है। आगे चलते हैं, जीएसटी पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है जीएसटी की कहानी। अब जीएसटी क्या कहानी है? पहली बात तो ये याद रखना है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 279A। तो एकदम डिजिटल नोट्स है, ये प्रिंट आउट करवा के रख लो इसको, ठीक है। 279A ऐड किया गया, ठीक है। जिसमें और एक बात तो ये हो गई भैया, ठीक है। उसके बाद एम्पावर प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, और 101 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया कि भैया जीएसटी काउंसिल आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। तो एक सवाल प्रेसिडेंट के बारे में बनता है कि भैया जीएसटी काउंसिल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट, पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके से जो है ऑप्शन रहेगा। आर्टिकल नंबर 279A यहाँ से सवाल आएगा जो कि रिलेटेड है जीएसटी के लिए। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ईयर भी याद रखना है 2016, यहाँ से एक सवाल बनेगा, ठीक है। और मुसीबत में एक सवाल ये बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है, तो वो एक बार देख लेता है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो है कहानी है किनकी भैया? जीएसटी की। आपको याद रखना है आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को याद रखना है जो जिनका काम किया जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना। आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी अभी एक साथ है, ठीक है। लेकिन एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्टिकल नंबर 338 के तहत भाई एस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। लेकिन जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आएगा तो उसमें दोनों को बाइफर्केट कर दिया जाएगा, सेग्रीगेट कर दिया जाएगा कि भैया देखिए आर्टिकल नंबर 338 आप रखिए सर, ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाले को दे देते हैं, और आर्टिकल नंबर 338A इसमें से निकालते हैं जो कि दे देते हैं एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल को आर्टिकल नंबर 338 जो है एससी के लिए, आर्टिकल नंबर 338A एसटी के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चेयरमैन जो इनका होगा किनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? वन एंड ओनली पर्सन, प्रेसिडेंट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देखो अब एक तो हो गया 338, ठीक है, दूसरा होगा 338A एसटी के लिए। अब भैया तीसरा आर्टिकल लाएगा 338B,
किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए। तो अब ये आर्टिकल लाया गया तो अमेंडमेंट लाया जाएगा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक सवाल यहाँ से बना कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के बारे में बात किया गया था 338B के तहत। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में लाया गया। एडेड न्यू आर्टिकल नंबर 338B जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अंडर आर्टिकल नंबर 338B बाय द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। 3 आर्टिकल हो गया, ठीक है। 338 किसके लिए? एससी के लिए। 338A एसटी के लिए। 338B किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ऐसे याद रखो भैया, 338A हो गया और 338B हो गया। आपको पता है पहले एससी के बारे में बात करते हैं, फिर एसटी के बारे में हर बार बात होता है, फिर बीसी के बारे में बात होता है। हो गया आर्टिकल याद। आगे चलते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में लाया गया था, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 350 जो है वो ऐड किया गया था फॉर द स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। कैग के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर है 148, ठीक है। कैग का आर्टिकल से सवाल आ चुका है भैया, आर्टिकल नंबर 148 से रिलेटेड, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया इफ़ ऑफिस सीज्ड नो अदर ऑफिस। अगर ऑफिस सीज कर लिया गया तो कोई अदर ऑफिस आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ड्यूटीज़ क्या है इनका? ऑडिट रिलेटेड टू CFI, और CFI 2 जगह लिखा हुआ, अब ये कन्फ्यूजन मत रहना। एक है भैया CFI का मतलब हो गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये सब का ऑडिट करने का काम किनका भैया? कैग सारा ऑडिट कैग ही करता है, ठीक है। सेंटर से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सब का ऑडिट करने का काम कैग का ही है, ठीक है। सेंटर प्लस स्टेट का जो भी ऑडिट हो सब यही करता है, ठीक है। रिपोर्ट लेकिन सेंटर के केस में प्रेसिडेंट को दे देगा कि भैया ये रहा ऑडिट का रिपोर्ट, प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया गया भैया, और स्टेट के जब केस रहेगा तो गवर्नर के हाथ में दे दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसको प्रेसिडेंट ले आकर हाउस में रखेगा, कहानी है, और गवर्नर क्या करेगा? स्टेट लेजिस्लेशन में ले आकर रखेगा। यही स्टोरी, यही ऐसी गाइड फ्रेंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। आगे चलते हैं। टर्म जो है 6 साल तक है और 65 साल एज है, दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद कहानी ख़त्म। 6 साल आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है, या 65 साल तक आपका एज हो, ठीक है। यानी 6 साल तक आप नौकरी कीजिए या 65 साल एज हो गया तो आपका टर्म कंप्लीट हो गया सर। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 देखते हैं। अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल नंबर 76 है, एक सवाल यहाँ से आर्टिकल से बनता है, ठीक, क्या कहानी है? क्वालिफाइड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कंडीशन है वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भैया नॉट फिक्स्ड द टर्म, कोई टर्म फिक्स नहीं किया हुआ है, 4 साल 5 साल या 62 साल 65 साल 60 साल कुछ भी फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो नॉट एनी प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, लेकिन रिमूव कैसे किया जाएगा भैया, वो भी कोई प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा वो ऑफिस इंजॉय कर सकता है, ठीक है। कोई भी इनका फिक्स टर्म की कहानी नहीं है, कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया हुआ रिमूवल का, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल वही बंदा बन सकता है जो क्वालिफाइड हो फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इतना ही याद रखना आपको। उसके बाद रेजिग्नेशन किनको दिया जाएगा भैया? प्रेसिडेंट को। जाहिर सी बात है अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा, और जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक जो है अटॉर्नी जनरल बना रहेगा। आर्टिकल नंबर 76 याद रखना, सवाल यहाँ से बनेगा। आगे चलते हैं, एडवोकेट जनरल पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। एडवोकेट जनरल आर्टिकल नंबर 165, एक सवाल यहाँ से बन गया, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा? एडवोकेट जनरल, ठीक है। सेंटर में कौन हो रहा है भैया? अटॉर्नी जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन फिर सेम कहानी वही कहता है कि नोट फिक्स्ड टर्म, कोई टर्म जो फिक्स नहीं है आपका सर। नोट ग्राउंड ऑफ रिमूवल, कोई ग्राउंड ऑफ रिमूवल भी नहीं है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेम कहानी है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 15 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 16 में जो भी बचा खुचा टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज ही, ठीक है। उसके बाद कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री।
आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप हो सकता है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए वीडियो को। और जो नीडी स्टूडेंट है जिसको ये ऐसा नोट्स चाहिए जिसको वो रिवाइज करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, ठीक है, सॉलिड नोट्स है ये, सॉलिड है एकदम। ठीक है, 100% सॉलिड है ये। ऐसा माइंड मैप अभी तक यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे मेहनत कितना किया जा रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को दबा के रखिए। ठीक है, न्यू लेक्चर आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। अगर टाइम है तो आप शेयर कर दीजिए नीडी स्टूडेंट को जिसको ज़रूरत है इसकी नोट्स को। ठीक है, और इस लेक्चर को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। ठीक है, जिसमें हम लोग जो भी बच्चा कोई चैप्टर है, हाई कोर्ट, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये सारा टॉपिक को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद ये जो है सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।